तो लास्ट क्लास में अपन ने 3 डेरिवेशन पढ़ लिए थे। आई थिंक एलजी फोल्ट, डबल एल फोल्ट एंड डबल एलजी फोल्ट, ठीक है। और एक फोर्थ जो फोल्ट है उसका डेरिवेशन अपने कोर्स के अंदर है, डेट इज थ्री फेज फोल्ट, राइट। तो थ्री फेज फोल्ट के अंदर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 3 फेज को मुझे शॉर्ट करना है, राइट। थ्री फेज फोल्ट मीन्स लाइन टू लाइन टू लाइन फोल्ट, दैट मीन्स थ्री फेज फोल्ट। तो मेरे पास 3 फेज हैं ए बी सी, तीन को मैंने शॉर्ट कर दिया है। अब शॉर्ट करने के बाद में जो फॉल्ट करंट है वो कहाँ पे फ्लो, वो आपको देखना है, राइट। तो इसमें एक्चुअली जो फॉल्ट करंट है वो ए फेज से भी जाएगी, बी फेज से भी जा रही है और सी फेज से भी जा रही है, राइट। और तीनों की दोनों जो फेज करंट है, सपोज मैं ए फेज करंट की बात करूं, दिस करंट इज आई ए फेज। यहाँ से मेरे पास करंट जो आई है यहाँ पे फ्लो होगी। आई बी जो करंट है वो बी फेज में फ्लो हो रही है, दिस इज द आई बी। एंड सी फेज जो आपकी सी फेज में फ्लो हो रही है, दिट इज आई सी, राइट। और जो तीनों का जो मीटिंग पॉइंट है, सपोज दिस इज द नोड, दिस इज द मीटिंग पॉइंट, राइट। दैट मींस समेशन ऑफ आई ए आई बी एंड आई सी आर द जीरो, राइट। और आई ए आई बी आई सी जीरो तभी हो सकते हैं, दैट मींस दिस ऑल द करंट्स आर द 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड, राइट। दैट मींस आई ए आई बी सी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड and displaced by 120 degree, right? It means current of all the current IA, IB, IC equal to zero, right? अपन KCL से यहाँ पर कह सकते हैं। अब बात करते हैं अपन वोल्टेज की। तो मैंने तीनों फेज के जो वोल्टेज है, तीनों फेज को शॉर्ट कर दिया है। शॉर्ट करने का मीन्स क्या है, दैट मीन्स VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC, राइट। दैट इज आर इन द मैग्नीट्यूड, राइट। मैग्नीट्यूड में इक्वल है, न कि फेज में, राइट। इसका मतलब जो VA, VB, VC होंगे वो मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा, बिकॉज वी आर शॉर्टेड दिस shorted the all the phases, right? That means all the voltages must be equal, right? अब मैं बात करूं, सपोज मुझे IB और IC लिखना है, राइट। तो मुझे ये पता है कि that IA, IB, IC are equal in magnitude and are displaced by 120 degrees, right? And the phase sequence are the original phases, that is A, B, C in clockwise direction, right? That means IA आपका सपोज मेरे पास रेफरेंस फेजर है, तो IB आपका क्लॉकवाइज में होगा और क्लॉकवाइज में आपका IC होगा, राइट। 120 डिग्री प्लेस, राइट। अगर मुझे सपोज IB की वैल्यू लिखनी है तो IB की वैल्यू कैसे लिख सकते हो आप, IA को सपोज मैं 240 डिग्री डिस्प्लेस कर देता हूं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस अल्फा स्क्वायर, the value of alpha square equal to 1 angle 240. That means what alpha does, that alpha square shift the phasor by 240 degree in anti-clockwise direction with same magnitude, right? ये काम होता है अल्फा स्क्वायर का। तो जो मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग के सेकेंड नोट के स्टार्टिंग में, इट मीन अल्फा स्क्वायर क्या कर देगा, इसको 240 शिफ्ट कर देगा। दैट मीन्स आई बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर और मैग्नीट्यूड आपका सेम रहेगा, दैट इज आई, राइट। ये मैं लिख सकता हूँ, दैट मीन्स आई बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर आई, राइट। इसी तरीके से मुझे अगर आई सी फाइंड आउट करना है तो आई ए को सपोज मैं अल्फा शिफ्ट कर देता हूँ या फिर मैं 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में शिफ्ट कर देता हूँ, दैट मीन्स अल्फा शिफ्ट 120 degree in anti-clockwise direction with same magnitude, right? Then you have to multiply alpha with same magnitude, that means I, right? That means IC जो value होगी that is alpha into I, right? And we know that suppose we want to calculate all the sequence current, positive sequence, negative sequence and zero sequence. A positive sequence current is given by the matrix formula, it is 1 by 3 into IA plus alpha IB plus alpha square IC, right? तो IA नोट IA1 IA2 में जो आपके पास इक्वेशन होती है that is 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा एंड मल्टीप्लाई विथ 1 by 3, right? और मल्टीप्लाई विथ IA IB IC, right? These are the correct IA IB IC। अब यहाँ पर तो मुझे IA1 निकालना है, तो 1 by 3 IA प्लस अल्फा IB प्लस अल्फा स्क्वायर IC, राइट। तो मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया। अब यहाँ पर आपके सामने IA प्लस IB प्लस IC की वैल्यू 0 है, ये मुझे पता है। बट यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो IB है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे IA के टर्म्स में।
तो यहाँ पर IA की टर्म में पुट करूंगा, इट इज अल्फा स्क्वायर IA, राइट। इसी तरीके से आप IC की वैल्यू पुट कर सकते हो, इट इज अल्फा इंटू IA, राइट। तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, दैट इज अल्फा क्यूब, and alpha square into alpha, that is alpha cube, right? And we know that the value of alpha cube is equal to 1, right? ये आपको पता है पहले से। तो IA plus IA plus IA, that is 3 times of IA. Then you have to cancel out this 3. That means positive sequence current is equal to IA for 3-phase 4, right? Same here, we have to calculate IA2. That IA2 is given by 1 by 3 IA plus alpha square IB plus alpha IC by the matrix formula. अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ IA इन दिस इक्वेशन, इट इज अल्फा स्क्वायर इनटू IA एंड द वैल्यू ऑफ IC इज अल्फा इनटू IA, दैट मींस अल्फा स्क्वायर इनटू अल्फा स्क्वायर, दैट इज अल्फा की पावर 4 टू द पावर 4, राइट। दैट अल्फा इनटू अल्फा, दैट इज अल्फा स्क्वायर, राइट। एंड वी नो दैट अल्फा की पावर 4 equal to alpha into alpha cube, right? And we know that the alpha cube is equal to 1. That's why alpha की power 4 is equal to alpha, right? तो alpha स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, alpha लिख सकता हूँ, right? And alpha square. IA, this is the common term. तो यहाँ पर आपके साथ कॉमन आ जाएगा 1 plus alpha square. That we know that 1 plus alpha square equal to 0, right? Then IA multiply 0 is 0 into 1 by 3, 0, right? In negative sequence current for a 3-phase fault is 0. Same here, we have to calculate IE naught. IE naught equal to 1 by 3 IA plus IB plus IC, right? That means IA plus IB plus IC, we all know that it equal to 0, right? IA plus IB plus IC equal to 0. Then that means this term is 0, that means IE naught must be 0. That means for a 3-phase fault, negative sequence current and zero sequence current are 0. There is always present positive sequence current in 3-phase system, right? तो 3-phase system में सिर्फ और सिर्फ positive sequence current present रहेगी, negative और zero sequence जो current है वो 0. It is a very interesting thing, ठीक है? Same here, we have to calculate voltage, and voltage is given by VA1 equal to, same here, अगर मैं voltage की बात करता हूँ तो ये voltage की terms में आ जाएगा, right? और इक्वेशन आपके पास सेम है, ठीक है। VA1 इक्वल टू 1 by 3 VA plus alpha VB plus alpha square VC. We know that the magnitude of this VA, VB, VC are equal. Then we have to put VA, VB equal to VA and VC equal to V, right? Then you have to putting in this equation that VB equal to VC equal to V, right? That we have to common this term VA, that 1 plus alpha square. This term must be equal to 0. So 1 plus alpha square is 0. That means positive sequence voltage is 0, right? Same here, negative sequence voltage is 1 by 3 VA plus alpha square VB plus alpha VC. It means equal to VB equal to VC, and we have to substitute the value of VB and VC equal to VA. And common term is VA and 1 plus alpha square, right? So 1 plus alpha square equal to 0. That means negative sequence voltage is equal to 0. Same here, then VA naught, then VA naught equal to VA1 plus VA2 plus VA, right? VA2 plus VA naught, right? Then this term must be equal to 0. And you tell me then why this term is equal to 0. VA naught plus VA1 plus VA2, sorry, I mistake one thing. VA naught equal to 1 by 3, क्योंकि अपन को सीक्वेंस करंट की फॉर्म में लिखना है, V 1 by 3 VA plus VB plus VC equal to 0. Then you tell me why this term equal to 0. VA VB VC जो टर्म है वो तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है, सारे मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है, इट शुड बी इक्वल। तो यहाँ तो कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आना चाहिए था, जीरो कैसे हो गया बता सकते हैं, जीरो कैसे हुआ?
यहाँ तो सारे मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये तो कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए थी, तो जीरो कैसे हुआ? जीरो सीक्वेंस वोल्टेज, ये बता सकता है आप में से? भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि देर इज a present of the value of that VA, VB, VC magnitude, and I told you that zero sequence voltage equal to zero. That means summation of VA plus VC plus VB equal to zero. And why this term is equal to zero? Because that magnitude of VA, VB, VC are equal, but they are displaced by 120 degree. That means the phasor sum of this VBA, VB and VC, that must be equal to zero. Because आपके पास VA मैग्नीट्यूड है, VB है और VC है, राइट? और तीनों का जो सम होगा वो जीरो होगा, फेजर सम, राइट? That means magnitude must be equal, but the phasor sum must be equal to zero, right? That means this term VA not equal to zero. That means in the three-phase fault, there is very interesting thing that all sequence voltage are zero. There is no sequence voltage are present in three-phase fault. And one interesting thing is that is negative sequence and zero sequence are current are always zero. That means these voltage are zero, all the voltage are zero, and this negative sequence and zero sequence current are zero. There is one term is present, that is positive sequence current. That means positive sequence voltage, negative sequence voltage, zero sequence voltage, all are zero. Negative sequence current and zero sequence current all are zero, right? There is one term exists, that is positive sequence current. So in three-phase fault, only positive sequence current is present. Right? Then we have to identify the fault current. That we know that VA1 equal to EA minus IA1 Z1. That is the sequence equation, sequence diagram equation. That we know that VA equal to zero. That means zero. That means IA1 equal to EA divided by Z, right? And this IA1 is nothing but the IA. This IA1 is nothing but the IA. This is IA1 is nothing but the IA. That is fault current, right? It means if we calculate the positive sequence current or the IA, so IA equal to EA by Z1, right? So there is a simple sequence interconnection network. There is a voltage source, there is a positive sequence impedance, that is Z1, and current is IA, right? So there the interconnection is very simple for three-phase fault. Voltage source against the impedance in series with this voltage source, and current will be the IA1, which is positive sequence current. Because IA2 and IA0 are zero, so there is no need to represent the IA0 and IA2 in this interconnection of sequence network. Okay, there I1 is nothing but the IA. तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, सिर्फ ये डिवाइड बाई जेड, राइट? ये फॉर्मूला आपको याद करना है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ तक किसी को डाउट है? एनी डाउट? इससे कोई आंसर नहीं आ रहा है। प्रिंस कह रहे हैं नो। ओके, तो अब मैंने आपको चार फोल्ड बता दिए हैं, ठीक है ना? इनका डेरिवेशन बता दिया है, तो एक बार आप ट्राई करना कि आपसे हो जाए, एक बार लिख के आप ट्राई करना, ठीक है? अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हाउ टू फाइंड द फोल्ड करंट इन ऑल द फोल्ड, ठीक है? जितने फोल्टों में अपन फोल्ड करंट कैसे फाइंड आउट करते हैं उस पर एक न्यूमेरिकल अपन ले लेते हैं, ठीक है? उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो अपन मैंने बताया था इसमें, जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो इजीली। फर्स्ट थिंग, the first point that is all observed from all the four, that is, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, अच्छे खासे इंटरव्यू होते हैं टेक्निकल, उसमें भी पूछ लेते हैं। इट इज पॉजिटिव सीक्वेंस करंट आर प्रेजेंट इन ऑल द टाइप्स ऑफ फोल्ड। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जितने भी मेरे पास फोल्ट है उनमें पॉजिटिव सीक्वेंस करंट प्रेजेंट होगी ही होगी, चाहे वो एलजी इरेस्पेक्टिव एलजी फोल्ड, डबल एल फोल्ड, ट्रिपल एल फोल्ड और द सी फेज फोल्ड,
positive sequence current is always present, that is IU. That is the first point. It is observed in all types of fault. Second point, the negative sequence current are present in all unsymmetrical fault. तो जितने भी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कौन कौन से हैं? एलजी है, मेरे पास एलजी, राइट, डबल एलजी, double L, these are unsymmetrical fault, right? So this negative sequence current always present in all types of unsymmetrical fault. That means negative sequence current is not present in symmetrical fault, right? Third point is very important. It is for the zero sequence current. Zero sequence current are present when the neutral of the system is grounded and the fault always involves the ground. That means there is, in any type of fault, there is a ground presence, there is always exist zero sequence current. जहां भी आपको किसी भी फॉल्ट के अंदर ग्राउंड दिखेगा उसमें जीरो सीक्वेंस करंट ऑलवेज प्रेजेंट होगा, राइट? तो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं. फर्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट्स जितने भी फॉल्ट्स मैंने पढ़ाए हैं सब में प्रेजेंट होगी. नेगेटिव सीक्वेंस करंट अनसिमेट्रिकल फॉर्म में प्रेजेंट होगी और जीरो सीक्वेंस करंट वहां प्रेजेंट होगी जहां आपके पास ग्राउंड है. तो ग्राउंड कौन कौन से में है? एलजी फॉल्ट, इस पे ग्राउंड है तो इसमें आपको जीरो सीक्वेंस दिखेगी, बाकी में नहीं दिखेगी. जैसे डबल एलजी, इसमें आपके पास ग्राउंड है, ग्राउंड की जो प्रेजेंस है यहाँ पर आपके पास ग्राउंड प्रेजेंस है. इट मींस इन तीनों फॉल्ट में आपको, इन दोनों फॉल्ट में आपको जीरो सीक्वेंस करंट आपको प्रेजेंट रहेगी. बट लेकिन जस्ट टाइप एल फॉल्ट, ट्रिपल एल फॉल्ट, ठीक है, तो जहां यहाँ पर ग्राउंड प्रेजेंट नहीं है दैट मींस यहाँ पर आपको जीरो सीक्वेंस करंट नहीं मिलेगी, राइट? यहाँ पर आप देख भी सकते हो, जैसे मेरे पास 3 फेज फॉल्ट है, यहाँ देखो आई नॉट जीरो आ रही है, देयर इज नो जीरो सीक्वेंस करंट प्रेजेंट इन 3 फेज फॉल्ट. अगर मैं बात करूं डबल एल फॉल्ट की, तो देखो मैं बताता हूँ डबल फॉल्ट. तो डबल एल फॉल्ट आपका ये रहा, राइट, लाइन टू लाइन फॉल्ट. अब देखो लाइन टू लाइन फॉल्ट में आपके पास जीरो सीक्वेंस करंट को जीरो, राइट? तो जहां भी आपके पास ग्राउंड नहीं है वहां पर जीरो सीक्वेंस करंट प्रेजेंट नहीं होगी. बट लेकिन जहां ग्राउंड प्रेजेंट है वहां पर होगी. जैसे आपका एलजी फॉल्ट है, ये एलजी फॉल्ट का डेरिवेशन है, राइट? इसमें आपके पास आई नॉट फ्लो होगी. देखो आई नॉट इक्वल टू आई ए बाई 3, यहाँ पर आपके पास जीरो सीक्वेंस करंट प्रेजेंट है. और अगर मैं बात करूँ डबल एल जी फोल्ट की, तो डबल एल जी फोल्ट ये रहा, देखो यहाँ पर आई ए नोट यहाँ पर फ्लो हो रही है, ठीक है आपको, ठीक है? तो आई ए नोट जो करंट है जहाँ ग्राउंड प्रेजेंट होगा वहां पर आपकी प्रेजेंट होगी, ठीक? तो ये जो 2-3 इंपोर्टेंट पॉइंट्स है आप ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट? इसमें किसी को डाउट है? ये क्लियर है? ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इन सारे फोर्स पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से अपन फोर्स करंट फाइंड करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट, एक यूनिट, इट इज वन दैट the per unit values of positive sequence, negative sequence and zero sequence. आपको पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस आपको गिवन है, राइट? कौन कौन से गिवन है? 0.08, 0.07 and 0.07, right? That means positive, this is the positive Z1 and this is Z2 and Z0, and then determine the fault current if the fault is, right? आपको fault दे रखे हैं, different types of fault दे रखे हैं. First is LG fault, second one is line to line, third one is double line to line, right? तो 3 टाइप्स के fault के लिए आपको fault current फाइंड आउट करनी है, राइट? तो सबसे पहले आपको या तो सीक्वेंस डायग्राम याद हो या फिर आपको उनके फॉर्मूले याद हो, राइट? दोनों में से एक चीज याद है तो आपका न्यूमेरिकल आपका बन जाएगा, ठीक? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एलजी फोल्ट की, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, पहले समझने की क्या है कि आपको क्या दे रखा है? पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है? दैट मींस Z1, Z2, Z2 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है? अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना कि इसमें पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस की क्या देखिए? रिएक्टेंस दे रखे, राइट? तो रिएक्टेंस इज प्रेजेंट इन जे वैल्यू, राइट? अपन जो इम्पिडेंस को कैसे लिखते हैं? Z इक्वल टू R प्लस जे. जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो आपको बता कि Z इम्पिडेंस होते हैं R प्लस जे, इट मींस आपका पास रेजिस्टेंस वाला पार्ट जीरो है, राइट? तो Z को आपको कैसे लिखना है? Z इक्वल टू
जे एक्स, तो Z1 दैट इज पॉजिटिव सीक्वेंस इक्वल टू जे 0.08 लिखना है, न कि 0.08 लिखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर ये मिस्टेक्स हो जाती है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं। ठीक है, यहाँ पर Z1 इक्वल टू 0.08 नहीं लिखना है, Z1 इक्वल टू जे 0.08 लिखना है। ये आपको रिएक्टेंस की वैल्यू दे रखी है, न कि इम्पिडेंस की वैल्यू दे रखी है, राइट। तो रिएक्टेंस मतलब जे आपको यहाँ पर अटैच करना है, ठीक है। इसी तरीके से Z1 Z2 Z0 आपकी वैल्यू, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकेंड थिंग ये है कि जब भी आपको किसी फॉल्ट वाले क्वेश्चन में न्यूट्रल इंपिडेंस और फॉल्ट इंपिडेंस गिवन नहीं है, तो आपको फॉल्ट इंपिडेंस और न्यूट्रल इंपिडेंस जीरो जूम करना, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में न्यूट्रल इंपिडेंस और फॉल्ट इंपिडेंस नहीं दे रखी है, दैट मींस यू आर अज्यूमिंग द फॉल्ट इंपिडेंस एंड न्यूट्रल इंपिडेंस आर जीरो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वाली, ठीक है। एंड when there is a question of fault and there is no voltage are given in this particular question, then you are assuming the voltage of generator is 1 per unit. इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी वोल्टेज नहीं दे रखा है, राइट। तो बाय डिफॉल्ट आपको मानना है, राइट। आपको अच्छे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है उसमें सबको दे रखा होगा, ठीक है, ये वोल्टेज सब दे रखा होता है, बट आपके यूनिट एग्जाम्स में कई बार वोल्टेज नहीं देते हैं, तो आपको जो बाय डिफॉल्ट 1 पर यूनिट आपको मानना है, ठीक है। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात किसी भी फोल्ट क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखनी है, जो मैंने अभी आपको बताई। कौन सी? एक तो आपको फोल्ट इंपिडेंस जीरो ज्यूम करनी है, न्यूट्रल इंपिडेंस आपको जीरो ज्यूम करनी है जब भी आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ये गिवन है तो आपको काउंट करना है। एंड वोल्टेज मस्ट बी 1 पर यूनिट एंड देयर इज when there is that EMF is not given in this particular question, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिंपल, राइट। तो LG फोल्ट के लिए फॉर्मूला होता है 3EA डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 प्लस 3ZN प्लस 3Z, दैट इज द व्हेन देयर इज अ फोल्ट इंपेडेंस न्यूट्रल इंपेडेंस आर प्रेजेंट, राइट। और जब प्रेजेंट नहीं होता है तो ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको ऊपर बता रखा है, दिखा देता हूँ कि फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको बता रखा है, दिख रखा है फोल्ट करंट। this formula for the when if ZF and ZN are present, ठीक है। और ये फॉर्मूला जब क्या है, जब ZF और ZN प्रेजेंट नहीं है, तो सी वाला फैक्टर आपका जीरो हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको या क्रम देखो स्टार मार्क कर रखा है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इतना सा काम आपको करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद है, अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। 3EA की वैल्यू कितनी है, 1 पर यूनिट। Z1 Z2 Z0 की वैल्यू दे रखी है, J 0.08 0.07 0.05, राइट। तो 8 7 15 प्लस 5 J20, तो J20 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा, राइट। तो माइनस J3 बाई 0.20, तो पॉइंट को हटा दो, ऊपर कितना आ जाएगा 300, तो 300 बाई 20 इट इज 15, राइट। इट मीन आंसर कितना आ रहा है फोल्ट करंट का, -J15। तो इसको या तो को -J15 ले सकते हो या 15 एंगल ऑफ -90 ले सकते हो, राइट। J मीन्स 90 डिग्री और -J मीन्स -90, राइट। तो ये तो -J15 भी ले सकते हो, ये भी सही है, या 15 एंगल -90 भी ले सकते हो, इट इज फोल्ट करंट, राइट। मैंने क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया for LG fold. Same here, if double line to fold is present, that formula is -J√3 E upon Z1 plus Z2, right? ये वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, याद किया। तो यहाँ पर E की वैल्यू क्या रखनी है, 1 पर यूनिट। तो -J√3 E is 1, Z1 is J0.08, Z2 is J0.00। मैंने पुट कर दी वैल्यू, तो माइनस J से J कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -√3 अपॉन 0.08 प्लस 0.07 दैट इज 0.15, राइट। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, -11.54 पर मिनट। अब जो ये वैल्यू जो आई है वो पर मिनट में आई है, राइट। इसको आप एम्पियर में मत लिख देना, जैसे आपकी जितने वैल्यूज गिवन है ऑल आर इन पर यूनिट, ये देखो पर मिनट में गिवन, राइट। तो आपका जो यूनिट भी जो होगी वो पर यूनिट होगी, न कि एम्पियर होगी, ठीक है। तो जो इस बात का आप विशेष कर ध्यान रखना है कि वैल्यू जब अगर आपको पर यूनिट पे गिवन है, then unit must be in per unit, ठीक है। तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, इन पर यूनिट, ठीक है।
अब नेक्स्ट आते हैं डबल एल जी फोल्ड पे, राइट। तो डबल एल जी फोल्ड के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको सीक्वेंस डायग्राम आपके लिए इजी रहेगा बजाय कि आप फॉर्मूला याद करो, ठीक है। तो डबल एल जी फोल्ड के लिए मुझे अगर फोल्ड करंट निकालना है, मुझे पता है फोल्ड करंट इक्वल टू 3 IA0, ठीक है, ये होता है। और इसके लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, I0 फाइंड करना पड़ेगा, राइट। दिस वैल्यू मस्ट बी फाइंड आउट। ये वैल्यू कब फाइंड आउट होगी, तब आपके सबसे पहले आप IA1 निकालोगे, टोटल करंट निकालोगे, राइट। तो IA1 इक्वल टू दिस Z1 Z2 Z0 आर इन पैरेलल। फिर आपको फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली अप्लाई कर दो, ये फॉर्मूला नहीं पता है तो सेकंड डायग्राम से निकाल लो। तो Z2 Z0 अपॉन Z2 प्लस Z0 डेटा इन द पैरेलल, और Z1 इसके साथ किसमें सीरीज में, राइट। Z2 Z0 अपॉन Z2 प्लस Z0 दैट इज Z इक्वल, तो वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल इंपेडेंस दैट इज IA1, राइट। IA1 इक्वल टू E अपॉन Z1 प्लस Z2 Z0 अपॉन Z2 प्लस Z0, राइट। यहाँ से आपके पास IA1 फाइंड आउट हो जाएगी, E इज इक्वल टू 1, Z1 is 0.08, Z2 is 0.07 एंड Z0 is equal to 0.05, राइट। ये दोनों वैल्यू जो आप पुट कर दीजिए तो ये अप्रोक्स आएगी 9.16 एंगल माइनस 90 डिग्री पर यूनिट। ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है, दैट इज टोटल करंट, दैट इज आई, राइट। अब मुझे क्या फाइंड करना है, I0 फाइंड करना है। तो I0 के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हो, दैट I0 इक्वल टू टोटल करंट इज IA1, ठीक है। टोटल करंट IA1 है, तो अपोजिट साइड का जो रेजिस्टेंस आएगा ऊपर इट मींस Z2 डिवाइड बाई Z2 प्लस Z0, राइट। और डायरेक्शन अपोजिट है तो इसके लिए आप माइनस साइन लगा दो, ठीक है। तो फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली लिख दो, फॉर्मूला याद नहीं है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो I0 इक्वल टू माइनस IA1, I1 यहाँ से पता पड़ गया, Z2 Z0 और Z2 की वैल्यू आपको पता है, तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, ठीक है। तो मैंने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद में J 0.916, ये नेगेटिव में था तो ये प्लस में आ गया, ठीक है, नेगेटिव में था, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, ये पॉजिटिव बन गया, ठीक है। 0.07 Z2 and Z2 plus Z0, Z2 is 0.07, Z0 is 0.05, इसको आप सोल्व कर लीजिए, 0.07 एंड 12 तो 7/12, 7/12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 9.16 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है अप्रोक्स J 5.34, या तो इसको आप 90 डिग्री भी आप लिख सकते हो, राइट। इट इज I0, राइट। इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, 3 से, तो 4 करंट इज 3I0, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 3 इंटू 5.34 एंगल 90 डिग्री, तो मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्स आएगा 16.0, ठीक है। यहाँ पे मैंने I2 की जो वैल्यू निकाल रखी है इसकी जरूरत नहीं है, राइट, इसको आप स्किप कर सकते हो, इस वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। देर इज नो नीड टू कैलकुलेट दिस I2, ठीक है, या I2 आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको I0 निकालना है तो आप डायरेक्टली I0 निकालिए, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फोल्ड करंट डबल एल जी फोल्ड के लिए फाइंड कर सकते हो, राइट। बाकी लाइन टू लाइन के लिए, डबल एल जी के लिए तो इजी है, डबल लाइन टू ग्राउंड के लिए आपको दो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है, एक IA1 के लिए, एक I0 के लिए, ठीक है। तो I0 कब आएगा, सॉरी फोल्ड करंट कब आएगा, जब I0 आएगा, और I0 कब आएगा, जब आपके पास I1 आएगा, राइट। जब दो कैलकुलेशन आपके पास इनकी जाती है, ठीक है। तो इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। अल्टीमेटली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर नहीं होता है। चंद्र कह रहा है क्लियर है सर, ओके। नेक्स्ट आपको कुछ पर यूनिट का आइडिया देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर आगे आने वाले क्वेश्चन में पर यूनिट का कैलकुलेशन का पूरा यूज है, ठीक है। तो आपने आई थिंक पर यूनिट पढ़ रखा होगा पावर सिस्टम में, तो कुछ आइडिया मैं आपको याद देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पर यूनिट का यूज है क्वेश्चन में, तो बिना पर यूनिट के कैलकुलेशन से आपका यहाँ पर काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो पर यूनिट क्वांटिटी है, वाई वी नीड पर यूनिट क्वांटिटी, बिकॉज देर इज ए रिडक्शन इन कैलकुलेशन पार्ट एंड, तो आपका जितना भी कैलकुलेशन पार्ट है वो आपका इजी हो जाता है पर यूनिट कैलकुलेशन में, तो एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, ताकि अपना इजीली जो है
हर इक्विपमेंट की जो रेटिंग्स उनको समझने में आसानी रहती है, ठीक है। तो उस पार्ट पे हम पर यूनिट कैलकुलेशन में लेते हैं, ठीक है। तो पर यूनिट की जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी है, बस शर्त है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ इजीली आपको समझ में आ जाए, ठीक है। वो डाउट आ जाए आए तो वो पूछ लेना, ठीक है। तो पर यूनिट डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं, इट इज एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। पर यूनिट वैल्यू इज डिफाइंड बाय द एक्चुअल वैल्यूज अपॉन बेस वैल्यू। व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू? दैट इज द मशीन रेटिंग, राइट। जो भी मशीन की जो भी इक्विपमेंट की रेटिंग्स होंगी, इट इज कॉल्ड द एक्चुअल वैल्यू। And what is the base value that we have to be assumed? Okay, it actual values are the rated value that are equipment under the rated value of the equipment. And base values, that values we have to be assumed, right? And ratio of this actual value and base value, that is called the per unit value. That is the definition of per unit quantity, right? तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद करना है, एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू दैट इज गिवन बाय द पर यूनिट वैल्यू, राइट। और सिलेक्शन ऑफ बेस वैल्यूज नेक्स्ट टॉपिक, जैसे सिलेक्शन ऑफ, ये आपको कोई इनके कोई थ्योरी में कोई कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। ये अपन यूज में आने वाला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अपन बेस वैल्यू कैसे अज्यूम करते हैं, किस तरीके से अज्यूम करते हैं और कहाँ अज्यूम करते हैं, राइट। ये वाला पार्ट जो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम बात आते हैं कि किसी भी इक्विपमेंट की अगर मुझे इम्पिडेंस की बेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट, किसी भी इक्विपमेंट के लिए, आइदर वो ट्रांसफार्मर हो, जनरेटर हो, मोटर्स हो, या किसी तरह का लोड हो, ठीक है। तो उनकी जो इम्पिडेंस वैल्यू है ओपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इस फॉर्मूले के बिना अपना काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरा चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो फॉर्मूला दैट इज अ 5 स्टार फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। That is when we want to calculate the impedance value of any equipment, it is given by Z per unit new equal to Z per unit old into MVA new upon MVA old. MVA means it is a power rating, right? Apparent power. Into kV old upon kV new. kV means kilovolt. That is the voltage rating. Whole square. That is the formula for the Z per unit. Then what does it mean new and old? The new means that are the base value. New represent that is base value. Base value means that we have to assume. Okay? And what does it old represent? It old represents the actual value. That are the rated value of this machine or any equipment. Right? And new represent the base values and old represent the actual value. That means this new means represent that are the base value. Then we have to calculate the new base value according to the MVA base, right? That means आपको क्या करना है कि impedance value तो base value तो new equipment के लिए आपको assume करना है, right? तो उसका यहाँ पर एक फॉर्मूला है, अगर ये फॉर्मूला याद है तभी आपकी जो न्यू impedance है वो फाइंड आउट हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर द एनी इक्विपमेंट, राइट, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर और एनी टाइप ऑफ लोड, ठीक है। लोड कोई भी हो सकता है, उसके लिए एप्लीकेबल है। बट जो ट्रांसमिशन लाइन के लिए मैं अलग से फॉर्मूला यूज में ले रहा हूँ, दैट इज फॉर द ट्रांसमिशन लाइन, दैट इज जेड पर यूनिट, दैट इज जेड पर यूनिट मीन दैट इज न्यू वैल्यू, राइट। इसको न्यू बोल दो या फिर आप जेड पर यूनिट बोल सकते हो, दैट आर द न्यू वैल्यू, ठीक है। तो जेड पर यूनिट न्यू मीन्स दैट इज बेस वैल्यू इक्वल टू जेड ओम, Z ohm का means that means Z value of this impedance is given in ohm, right? It is the Z ohm represent into MVA base, that is the power ratings and the base values, divided by KVA base, that is base value of the voltage square. That is the formula for the transmission. Then why this formula is used instead of this formula? हम ट्रांसमिशन लाइन के लिए ये फॉर्मूला भी यूज में ले सकते थे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपन क्यों यूज ले रहे हैं, तो क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रांसमिशन लाइन की जो इम्पिडेंस है वो आपको ओम में गिवन है, राइट। तो यहाँ पर जो इम्पिडेंस है वो पर यूनिट में गिवन है, राइट। अगर मेरी ओम अगर पर यूनिट में गिवन होती तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर देता, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपको क्वेश्चन में जो ओम की जो वैल्यू है ओम की फॉर्म में गिवन है, दैट्स व्हाई वी यूज दिस फॉर्मूला फॉर द ट्रांसमिशन, ठीक है।
तो इसलिए अपन ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज लेते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों फॉर्मूला याद में है तभी आपका क्वेश्चन हो पाए, राइट। दोबारा बताया तो जेड पर यूनिट न्यू इक्वल टू जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू एमवी न्यू अपॉन एमवी ओल्ड इंटू केवी ओल्ड अपॉन केवी न्यू होल स्क्वायर, राइट। एंड जेड पर यूनिट न्यू फॉर द ट्रांसमिशन लाइन इक्वल टू जेड ओम इंटू एमवी बेस अपॉन केवी बेस होल स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा फिर आपको यूज में आएगा। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये भी न्यूमेरिकल में कराऊंगा, उसमें यूज में आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका याद होना चाहिए। इन फॉर्मूले के बिना काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। दो फॉर्मूला और हैं, उनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, सिर्फ आपको दो फॉर्मूला ये याद करना है, ठीक है। फॉर्मूले और भी हैं बट आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे फॉर्मूले याद करोगे तो दिक्कत हो जाएगी एग्जाम। मैं आपको क्वेश्चन में वैसे बता दूंगा, ठीक है। ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये बाकी जो तीन चार फॉर्मूले हैं वो आपको मैं भी न्यूमेरिकल बताऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस तरीके से फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ दो फॉर्मूले याद होंगे, ये वाला और ये वाला, इससे अपना काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में कुछ इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक? ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। और ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूमेरिकल अभी कितना टाइम हुआ है, 6:20 हुआ है ना, तो आधे घंटे में होगा ये न्यूमेरिकल, ठीक है। तो 50 तक ही खिंच जाए, हो सकता है 50 तक हो जाए, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर छोटे से छोटा डाउट आए तो वो पूछ लेना, ठीक है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके ये मतलब कि ये न्यूमेरिकल कंफर्म आ ही सकता है, मतलब इस तरह का न्यूमेरिकल आपके कंफर्म आएगा ही है एग्जाम में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। सबसे पहले तो ये समझना कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिर क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है सबसे पहले वो देखते हैं। ए 25 MVA 11 kV थ्री फेज जनरेटर। तो आपको एक कुल मिला के पावर सिस्टम गिवन है, राइट। पावर सिस्टम में क्या क्या होगा, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन लाइन, देन लोड, यही होगा। देन आपको जनरेटर की रेटिंग्स गिवन है 25 MV 11 kV, राइट। आपको डायग्राम दे रखा है थ्री फेज सिस्टम का। इस पे जनरेटर की रेटिंग देखिए 25 MV 11 kV, तो मैंने जनरेटर के जस्ट नीचे 25 MV 11 kV रेटिंग दी है, राइट। जो भी आपको वैल्यू गिवन है उसके सामने रेटिंग्स आप लिख दो। हैज ए सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस हो। सब यहाँ पर अब सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस का मतलब क्या है? जब भी आपको क्वेश्चन में सब ट्रांजिएंट का मतलब दिखे, सब ट्रांजिएंट मीन्स पॉजिटिव सीक्वेंस, ठीक है। जहां भी आपको सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस लिखती है, दैट मीन्स इट इज ए पॉजिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस मीन्स पॉजिटिव सीक्वेंस इक्वल टू 20%, राइट। तो 20% का मतलब आप 0.20 लिखो या 20% लिखो, एक ही बात है, राइट। तुमने 20% यहाँ पे लिखी, ठीक है। उसके बाद में आते हैं जनरेटर सप्लाई टू मोटर अवर ट्रांसमिशन लाइन। ये जनरेटर कितने मोटर को फीड कर रहा है? दो मोटर को फीड कर रहा है, इसमें बता रखा है थ्रू दिस ट्रांसमिशन विथ ट्रांसफॉर्मर एट बोथ एंड। दोनों तरफ ट्रांसफॉर्मर लगे हैं एट शोन इन द फिगर। द मोटर्स हैव रेटेड इनपुट ऑफ 15 एंड 7.5 MVA। दोनों मोटर्स की रेटिंग दे रखी है। पहले मोटर कितनी है, 15 MVA है, मैंने 15 MVA लिख दिए यहाँ पे। दूसरे मोटर की जो रेटिंग है वो 7.5 MVA, तो मैं 7.5 MVA, ठीक। दोनों मोटर की रेटेड वैल्यू होगी। बोथ 20 kV, मतलब दोनों की जो रेटिंग्स, जो वोल्टेज की रेटिंग्स हैं वो 10 kV। तो इसकी भी 10 kV है, तो इसकी भी 10 kV, राइट। तो दोनों मैंने रेटिंग लिख दी है 10 kV 10 kV विथ 25% ऑफ ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। दोनों की जो रिएक्टेंस जो है वो हमने लिख दी है सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस 25%, 25% है 25%, राइट। तो दोनों मैंने वैल्यू रख दी है 25 एंड 25, राइट। 25%, 25%, तो दोनों वैल्यू दे रखी है सेम वैल्यू विद द सेम वैल्यू, बोथ 20 kV विद 25%, राइट। तो जो भी वैल्यूज आपको दे रखी है वो एक बार लिख लो, ठीक है, मैंने लिख दी। उसके बाद में थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर आर बोथ रेटेड एट 30 MVA एट 10.8 kV ऑब्लिक 121 ऑब्लिक, राइट। तो थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर जो रेटिंग दे रखी है 30 MVA दे रखी है दोनों की,
लिखोगे ना बोथ, देखो दोनों यूज में, इसमें भी बोथ यूज में हो रहा है, इसमें बोथ यूज में ले रहा है, इसका मतलब दोनों की रेटिंग सेम है। तो 30 MVA, इसकी भी 30 MVA है, मैंने लिखी नहीं है, मैं लिख देता हूँ, इट इज 30 MVA, राइट, MVA, और इसकी भी कितनी है, 30 MVA, ठीक है, एंड विथ 10.8/121 kV, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज दे रखा है। अब ये बोल रहा है कि दोनों का सेम वोल्टेज है, ठीक है, बहुत मतलब रेटेड वैल्यू सेम है, तो आपको ध्यान में रखना है that first transformer is a step up transformer and second transformer is a step down transformer, ये आपको पता है पहले। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए जो रेटिंग्स हैं, ये फर्स्ट वाले ट्रांसफार्मर के लिए है 10.8/121, राइट, इसका मतलब सेकंड वाले ट्रांसफार्मर की रेटिंग्स क्या होगी, 10.8/121 नहीं होगी। सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखना है, 10.8/121 नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट ट्रांसफार्मर इज द स्टेप डाउन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, द सेकंड ट्रांसफार्मर इज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो इसके जस्ट आपको रेटिंग अपोजिट लिखनी है। तो सेकंड वाले ट्रांसफार्मर रेटिंग क्या होगी, 1:1/10.8, ये 1:1 जो वोल्टेज है तभी जाके स्टेप डाउन होगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डिफरेंट रेटिंग दे रखी है तो आपको डिफरेंट लिखनी है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको सेम रेटिंग लिखनी है, देख मतलब सेम रेटिंग दे रखी है, तो आप एक ट्रांसफार्मर को, फर्स्ट ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर अज्यूम करोगे, सेकंड ट्रांसफार्मर अज्यूम टू बी द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, विथ डेल्टा स्टार कनेक्शन। आपको मतलब ये डायग्राम गिवन है पहले से, मतलब मैंने ये डायग्राम बनाया नहीं है, ये डायग्राम आपको गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, ये रेटिंग पे आपको गिवन है, राइट। तो अगर मान लो किसी क्वेश्चन में मान लो डायग्राम में गिवन ना हो, तब वो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, बट ऑलमोस्ट में आपको डायग्राम गिवन होगा, राइट। तो यहाँ पर आपको डायग्राम गिवन है ऑलरेडी, तो आपको ऐसे कोई सोचने की जरूरत नहीं कि होगा कि नहीं, आपको ऑलरेडी डायग्राम गिवन है, राइट। विथ कनेक्शन डेल्टा स्टार विथ लीकेज रिएक्टेंस ऑफ 10% ईच, दोनों की जो लीकेज रिएक्टेंस है 10% है, दोनों रिएक्टेंस 10% मान, यहाँ लिख दिए 10%। उसके बाद में बोल रहा है द सीरीज रिएक्टेंस ऑफ द लाइन इज 100 ओम, तो मैंने इस ट्रांसमिशन लाइन की, लाइन मीन ट्रांसमिशन लाइन, राइट, ट्रांसमिशन लाइन की जो रेटिंग दे रखी है दैट इज 100 ओम, ये पर यूनिट में नहीं है, ऑल वैल्यूज आर इन पर यूनिट, बट ये वैल्यू किसमें, ओम में। ड्रॉ द पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस, राइट, तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस आपको बनाना है। और उसके बाद में क्या दे रखा है, अज्यूम दैट द नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस ऑफ ईच मशीन इज इक्वल टू सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, मतलब क्या है इसका, दैट मीन नेगेटिव सीक्वेंस जो इंपेडेंस है, रिएक्टेंस है, वो पॉजिटिव सीक्वेंस के बराबर है, ठीक है, दैट मीन्स आपको जो रिएक्टेंस दे रखी है पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस की सेम है, ठीक है, दैट यू हैव टू अज्यूम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये जो वैल्यूज मैंने लिखी है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। यहाँ तक क्लियर है। अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, कि जब भी आप किसी थ्री फेज पावर सिस्टम का पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस, जीरो सीक्वेंस बना रहे हो, राइट, तो उसका एक क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था मैंने स्टार्टिंग में, आपको याद होगा, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बट डिफरेंस क्या है, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने करवाया था, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको सारी जो वैल्यूज है वो पर यूनिट में गिवन है, ऑल वैल्यूज आर गिवन इन पर यूनिट, दिख रहा है आपको। तो क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, सिर्फ इस चीज का डिफरेंस है, और इसी पे क्वेश्चन बेस्ड है, ऑल वैल्यूज आर गिवन इन पर यूनिट, बट आपको अब जो क्वेश्चन गिवन है उसमें सारी वैल्यूज गिवन है, राइट। अगर आप इन वैल्यूज से पर यूनिट निकाल लो तो आपका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो क्वेश्चन में डिफरेंस क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इन सारे इक्विपमेंट की पर यूनिट वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, ठीक है। if you have done all the if you calculate all the values in per unit, then this question and the previous question must be same, दोनों क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सेम बन जाएंगे, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि इनकी पर यूनिट वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो किसी भी थ्री फेज पावर सिस्टम के लिए, अब दो इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान से नोट डाउन कर लेना, किसी भी थ्री फेज पावर सिस्टम के लिए जब आप पर यूनिट फाइंड कर रहे हो, तो वी हैव टू बी अज्यूम टू बेस वैल्यू,
वन इज एमवीए बेस्ड, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वन इज एमवीए बेस्ड, सेकेंड इज केवीए बेस्ड, दैट इज किलोवोल्ट। KVS means that is one rating are assumed for the power and one assumed to be for the voltage. That MVA based is same for all the equipment. जितने भी आपके पास डिवाइस लगी हैं उनकी सबके लिए जो रेटिंग्स MVA बेस होगी वो सेम होगी, राइट। एंड KVA बेस इज डिफरेंट फॉर, डिफरेंट का मतलब है सेम भी हो सकती है, मतलब डिफरेंट फॉर ऑल द इक्विपमेंट, सेम नहीं होगी इक्विपमेंट। या फिर इसको मैं दूसरी टर्म से बोल सकता हूँ, दैट इज नॉट सेम, ठीक है, नॉट सेम फॉर ऑल द इक्विपमेंट, ठीक है, उनकी वैल्यू सेम नहीं होगी ऑल द इक्विपमेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक एमवीए बेस सिलेक्ट करना है और एक आपको केवीए बेस सिलेक्ट करना है, राइट। और सारे जितने भी इक्विपमेंट हैं सबके लिए जो एमवीए बेस है वो सेम रहेगी और केवीए बेस वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब एमवीए बेस अपन क्या अज्यूम करें, अज्यूम तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली फॉर द एमवीए बेस अज्यूम ऑन द जनरेटर एमवीए बेस वैल्यू। अगर आपकी जो जनरेटर की बेस वैल्यू है, जनरेटर की जो बेस वैल्यू है वही आपके पूरे सिस्टम की क्या होगी, बेस वैल्यू होगी। ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, बट अपन नॉर्मली वो अज्यूम करते हैं। और कोई पूछता है कि जनरेटर को क्यों अज्यूम कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहो तो जनरेटर की भी अज्यूम कर सकते हो, चाहो तो आप अपनी मर्जी से भी कोई भी अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। उसकी रेटिंग्स में, उसके पर यूनिट वैल्यूज में, जो पूरे होल सिस्टम की पर यूनिट वैल्यू उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। बट आपको जनरेटर की जो बेस वैल्यू है वही आपको अज्यूम करना है, ठीक है। ये वाली पॉइंट किसको समझ में आया कि नहीं आया, कि जो जनरेटर की जो बेस वैल्यू है उससे को नॉर्मली हम अज्यूम करेंगे। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जनरेटर की आप अज्यूम करो, ठीक है, फर्स्ट। तो सबसे पहले मैं अगर एमवीए बेस की बात करूं तो अपन को दो बेस वैल्यू लेनी है, कौन कौन सी, एमवीए बेस और केवीए बेस, राइट। तो मैं एक एमवीए बेस ले लेता हूं, एमवीए बेस वैल्यू, ठीक है, और दूसरी ले लेता हूं मैं केवी बेस, ठीक है, केवी बेस, एमवी बेस और केवी बेस। तो मैं टेबल बना लेता हूं तो आपके लिए इजी रहेगा। सर ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है फॉर्मूला? अब हाँ, क्वेश्चन सोल्व करना मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, उसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आपको मेथड बता रहा हूँ पूरा, किस तरीके से सोल्व करते हैं। पहले तो मैं तो ये तो समझाऊं कि भाई आपको परमिट वैल्यू अज्यूम कैसे करनी है, क्वेश्चन को अपन बाद में करेंगे। फिर सबसे पहले अपन को ये पढ़ना है कि अपन को बेस वैल्यूज कैसे अज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात है कि बेस वैल्यू कैसे अज्यूम कर रहे हैं अपन, ठीक है, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। एमबीबीएस तो सबकी सेम रहेगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपके कौन कौन से इक्विपमेंट है, एक तो जनरेटर है, तो जनरेटर को मैं शॉर्ट में ले देता हूँ, G1 फर्स्ट जनरेटर है। देन आपका ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर लेता हूँ मैं सपोज T1। उसके बाद में आपके पास ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन के लिए मैं लेता हूँ लाइन 1। उसके बाद में आपके पास ट्रांसफार्मर 2 है, तो T2। फिर आपके पास दो मोटर है, राइट। सबकी वैल्यू आपको अज्यूम करनी है, M1 और M2, दीज आर द इक्विपमेंट, ठीक है, ये सारे इक्विपमेंट आपके, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जो भी जनरेटर की बेस वैल्यू है वो अपन उसको बेस वैल्यू अज्यूम करते हैं। इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, बेस वैल्यू इक्विपमेंट, क्योंकि ये मैं ऊपर लिखना था मैंने नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। एनबीए बेस देन केवी बेस, ठीक है। मैं ये टेबल अपनी बन चुकी है। अब यहाँ पर आपको एमबीए बेस और केवी बेस लिखनी है। मैंने आपको क्या बताया कि एमबीए बेस
सेम फॉर ऑल द इक्विपमेंट, तो जितनी भी बेस वैल्यू है उनके पास सेम वैल्यू होगी। और एमवीए बेस कौन से सिलेक्ट कर रहे हैं, जनरेटर की बेस वैल्यू। अब देखो जनरेटर की जो वैल्यू हो कितनी है, 25 एमवीए फॉर द जनरेटर, ठीक है। इसका मतलब जनरेटर की जो बेस वैल्यू है अपन क्या जूम करेंगे, 25, राइट। और 25 ही सबके लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो एमवीए बेस इज सेम फॉर ऑल द इक्विपमेंट। जनरेटर की जो एमवीए बेस है वो इस मैंने 25 दी थी। ये जरूरी नहीं है, आप अगर 10 एमवीए बेस मानोगे दैट मीन्स दैट इज ऑल राइट, और 20 मानोगे दैट मीन्स वो भी सही है। उसके अकॉर्डिंग आपका जो थ्री फेज सिस्टम है वो डिफाइन होगा, राइट। बट नॉर्मली अपन जनरेटर की बेस वैल्यू अज्यूम करते हैं, तो मैं जनरेटर की बेस वैल्यू, इसमें किसी को डाउट है कि जनरेटर की बेस वैल्यू को मैंने सबकी बेस वैल्यू अज्यूम कर दी। हिमांशु कह रहा है वापिस सर, क्या हिमांशु क्या रिपीट करना है वापिस बताओ, ये आप ही बताना है एमबीबीएस केबीबीएस वाला। क्या क्लियर हो गया, ठीक है। तो एमबीए बेस जो है सबके लिए सेम अज्यूम करनी है, और जो केवी बेस है वो आपके डिफरेंट रहेगी, राइट। और केवी बेस की जो जनरेटर की जो केवी बेस है वो जो एक्चुअल जो उसकी वैल्यू है वो ये अपन अज्यूम करते हैं, दैट इज 11 केवी, राइट। तो अपन को जो जनरेटर की जो बेस वैल्यू जनरेटर की जो वैल्यू की रखी 11 केवी, राइट। तो जो इसकी जो वैल्यू है वो ये अपन उसको बेस वैल्यू अज्यूम करते हैं, राइट। और इसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा, सबकी बेस वैल्यू डिफाइन करूंगा। तो मैंने आपको तीन चीजें बताई यहाँ पे। फर्स्ट थिंग, एमवीए बेस मस्ट बी सेम फॉर ऑल द इक्विपमेंट, we have to be assumed MVA base for the generator, and KVA base is used for the generator, right। जनरेटर की जो MVA और KVA की जो वैल्यू है वही मैंने बेस वैल्यू यहाँ पर अज्यूम कर दिया, राइट। जैसे को 25 MVA और 11 KVA वही मैंने अज्यूम कर दिया, राइट। तो मैंने 11 KVA मान लिया। तो जनरेटर एक तरह से क्या होगा, जनरेटर मेरा एक तरह से रेफरेंस काम कर रहा है, राइट। तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी बन जाएगी, राइट। तो इसका मतलब ये जनरेटर मेरा एक तरह से क्या काम कर रहा है, रेफरेंस की तरह काम करने लगे। दोनों वैल्यू मैंने सेम अज्यूम कर लिया, राइट। दोनों वैल्यू मैंने सेम अज्यूम कर लिए। इस तरीके से आपके इसका क्या हो गया, रेफरेंस बन गया एक तरह से जनरेटर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, केवी केवी बेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि इस ट्रांसमिशन लाइन की जो केवी बेस हो कैसे फाइंड आउट करें, इस ट्रांसफर ट्रांसमिशन लाइन की केवी बेस कैसे फाइंड करें, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांसफार्मर होता है दैट इज अ ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर किससे कनेक्टेड है, इस जनरेटर से, राइट। और ये ट्रांसफार्मर किससे कनेक्टेड है, इन मोटर से, राइट। या तो ट्रांसफार्मर किससे कनेक्टेड होगा, सोर्स से कनेक्टेड होगा, लोड से कनेक्टेड होगा, दोनों में से किसी से कनेक्टेड होगा। तो ये वाला ट्रांसफार्मर सोर्स से कनेक्टेड है, ये वाला ट्रांसफार्मर लोड से कनेक्टेड है। तो जो सोर्स या लोड की जो केवी बेस वैल्यू होगी वही मेरे पास इस ट्रांसफार्मर की केवी बेस वैल्यू। दैट मींस जनरेटर की जो केवी बेस वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, ट्रांसफार्मर की केवी बेस, राइट। इन मोटर्स की जो केवी बेस वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, ट्रांसफार्मर की केवी बेस वैल्यू, ठीक है। तो इस जनरेटर की केवी बेस वैल्यू कितनी है, 11 केवी। दैट मींस इस ट्रांसफार्मर की केवी बेस कितनी बन जाएगी, 11 केवी। समझ में आया? मैंने कहा कि ट्रांसफार्मर है ये तो सोर्स से कनेक्टेड होगा लोड से, राइट। तो ये वाला ट्रांसफार्मर सोर्स से कनेक्टेड है, ये वाला ट्रांसफार्मर लोड से कनेक्टेड है, राइट। तो इस ट्रांसफार्मर की दैट इज T1, ये कौन सा है, T1 है। तो इस ट्रांसफार्मर की बेस वैल्यू क्या होगी, जो जनरेटर की बेस वैल्यू। तो जनरेटर की बेस वैल्यू कितनी है, 11। तो ये भी कितना होगा, 11, राइट। ये भी कितना हो गया, 11 होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, अब इस वाले में मोटर की जो वैल्यू हो उसकी वैल्यू होगी, बट मुझे मोटर की नहीं पता है, ठीक है। मोटर की अपन बाद में निकालेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की केवी बेस क्या होगी। अब ट्रांसमिशन लाइन की केवी बेस निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो मेरे पास ट्रांसफार्मर की जो केवी बेस वैल्यू है, ट्रांसफार्मर कितनी है, 11 केवी, इसकी कितनी है, 11 केवी, राइट। तो 11 केवी से इधर ट्रांसफर मुझे करना है, सपोज जनरेटर की 11 केवी है, जनरेटर की केवी बेस मुझे ट्रांसमिशन लाइन में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, इसके रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। इसका रेशियो कौन सा, टर्न रेशियो, दैट इज 120 डिवाइड बाई 10/10.1। तो इसे मल्टीप्लाई करना है। इसका एक फॉर्मूला भी है, या तो आप फॉर्मूला याद कर लो या आप डायरेक्टली आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। व्हेन देयर शिफ्ट द जनरेटर केवी बेस टू द ट्रांसमिशन लाइन केवी बेस, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द टर्न रेशियो, राइट। तो इसकी कितने केवी बेस्ड है, 11 है। 11 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1/10.8, राइट। तो आपके पास ट्रांसमिशन लाइन की केवी बेस्ड आ जाएगी। तो मुझे ट्रांसमिशन लाइन की केवी बेस निकालनी है 11,
फॉर द जनरेटर इनटू 1:1/10.8, राइट। इसका टर्न रेशियो दैट इज 1:1/10.8 दैट इज गिवन बाय द, यहाँ इसको आप सोल्व करोगे तो आपको आएगी 123.2 केवी। तो मेरे पास जो ट्रांसमिशन लाइन की जो केवी बेस आ रही है दैट इज 123.2। इसका फॉर्मूला भी है, आप ये फॉर्मूला से समझ आ रहे हो तो फॉर्मूले में समझ सकते हो। इसका ये फॉर्मूला है, बेस केवी ऑन हाई वोल्टेज साइड। अगर मुझे हाई वोल्टेज साइड केवी बेस निकालनी है, बेस केवी ऑन लो वोल्टेज साइड इंटू केवी हाई वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज, राइट। तो मुझे हाई वोल्टेज साइड निकालनी है, ये मेरा देखो हाई वोल्टेज साइड है, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये मैं आपको फॉर्मूला अप्लाई करके बता रहा हूँ। तो बेस केवी ऑन हाई वोल्टेज साइड इट इज बेस केवी ऑन एचवी साइड, ठीक है। एचवी मतलब 121 केवी साइड, ठीक है। मेरे हिसाब से फॉर्मूला याद करने, जब आप 2-3 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लो वोल्टेज साइड बेस केवी कितनी है 11 इंटू हाई वोल्टेज फॉर लो वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज फॉर लो वोल्टेज रेटिंग कितनी है 1:1 डिवाइड बाई 10.8। ये मेरे पास रेटिंग थी ट्रांसफर की हाई वोल्टेज फॉर लो वोल्टेज। तो ये वाला सेम फॉर्मूला है जो यहाँ पर यूज में आ रहा है, ठीक है। तो आइदर यू आर यूज दिस फॉर्मूला और यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द वोल्टेज, राइट। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा मैं तीसरा तरीका भी बता दूंगा आपको। या तो आप जो मैं बताया इससे निकाल लो या फिर इस फॉर्मूले से निकाल लो, तीसरा तरीका और है उससे भी आप निकाल सकते हो। आपको पता है वोल्टेज सेम होते हैं, राइट, दोनों साइड में। तो मान लो जनरेटर का बेस वैल्यू ट्रांसमिशन लाइन का बेस वैल्यू, ठीक है। जनरेटर साइड का वोल्टेज अपॉन ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, वोल्टेज को बराबर कर दो। तो जनरेटर की बेस वैल्यू कितनी है 11, ट्रांसमिशन लाइन की निकालनी है बेस वैल्यू। तो जनरेटर का साइड में वोल्टेज कितना है 10.8 और ट्रांसमिशन साइड में वोल्टेज कितना है 1:1। तो ट्रांसमिशन साइन का जो बेस वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगी, राइट। तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, तीनों मेथड मैंने आपको बता दिया। तो बेस मेथड जो है वो ये वाला है जो मैंने आपको बताया। इसकी तरफ आप सप्लाइड कर रहे हो, डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इस वाले में किसी को डाउट है तो पूछ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अभी आपको क्लियर हो जाएगा, एक और मैं बताऊंगा ना, एक और ट्रांसफर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास इसकी केवी बेस आ गई ट्रांसमिशन लाइन की, कितनी आई है अब आप खुद बताना, 123 कितनी आई है 2, यही आई है। अब इस केवी बेस को मुझे इधर ट्रांसफर करना है मोटर साइड। ये मैंने जनरेटर से ट्रांसफर कहाँ किया ट्रांसमिशन लाइन साइड, और ट्रांसमिशन लाइन की केवी बेस कहाँ सप्लाई कर रहा हूँ मोटर साइड। अब बताओ मुझे कि मोटर मोटर साइड की जो केवी बेस वैल्यू कितनी होगी, मोटर साइड की केवी बेस कितनी वैल्यू होगी। अब इसको आप ऐसे कर लो तो मैंने अभी बताया, कैसे बताया मैंने, लाइन की बेस वैल्यू, लाइन की बेस वैल्यू अपॉन मोटर की बेस वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू लाइन का वोल्टेज और मोटर का वोल्टेज, ठीक है, मोटर साइड का वोल्टेज। अब लाइन की बेस वैल्यू कितनी है 123.2, 123.2 डिवाइडेड बाई मोटर की बेस वैल्यू मुझे निकालनी है, इक्वल टू लाइन के साइड में जो वोल्टेज है वो लाइन साइड में वोल्टेज कितना है, लाइन साइड का वोल्टेज कितना है, लाइन साइड का वोल्टेज 1:1, तो 1:1 एंड डिवाइडेड बाई मोटर साइड का वोल्टेज कितना है 10.8। इसको कैलकुलेट कर लो तो मोटर साइड की बेस वैल्यू आ जाएगी, तो वो कितनी आएगी 123.2, 123.2 इंटू 10.8 डिवाइड बाई 1:1, राइट। इतना आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप क्वेश्चन करने लग जाओगे तो पता लग जाएगा आपको कैसे कैलकुलेट करना है 1:1, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, बाकी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। इसको इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू जाएगी 11, ठीक है, ये वैल्यू जाएगी 11, ठीक। ये वैल्यू कितनी आ रही है 11, दैट मींस मोटर साइड की जो बेस वैल्यू कितनी होगी 11, दोनों मोटर के लिए, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 11 होगी, और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 11 होगी, निकाल ली मैंने।
आप कैलकुलेटर से करके देख लो एक बार। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ ट्रांसफर किया है वैसे आप यहाँ ट्रांसफर कर दो। ठीक है, सेम फॉर्मूले से, या तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो जो मैंने बताया पी वाला। ठीक है, या मैंने जो भी मेथड बताया उससे अप्लाई कर दो, दोनों एक ही बात है। अब आपको मैंने बताया था कि जो मोटर साइड की जो बेस वैल्यू होगी वही मेरे पास किसकी होगी, ट्रांसफर की होगी, मैंने बताया था आपको। जैसे इस तरीके से जनरेटर की जो बेस वैल्यू है वही मेरे पास ट्रांसफर की होगी, इसी तरीके से जो लोड की जो बेस वैल्यू है वही मेरे पास ट्रांसफर बेस वैल्यू। दैट मीन्स अब ट्रांसफर की वैल्यू कितनी होगी, 11 के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जनरेटर की जो बेस वैल्यू है वही मेरे पास ट्रांसफर की बेस वैल्यू है, और मोटर की जो बेस वैल्यू है वही मेरे पास ट्रांसफर की बेस वैल्यू बन जाएगी। तो एमवीए बेस और केवीए बेस अपन इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ये मेथड हर जगह एप्लीकेबल है। आपको बुक के अंदर जो मेथड है वो अलग अलग दे रखा होता है, वो सही नहीं है। बहुत सारे बुक्स में गलत दे रखा है मेथड, तो बुक्स के अंदर आप मत पढ़ना इस चीज को, बहुत सारे बुक्स में देख रखा है गलत मेथड दे रखा है। ये वाला मेथड है, हर जगह अप्लाई करोगे तो आपका बन जाएगा। ठीक है, इसमें एक ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक भी है। अगर दोनों ट्रांसफार्मर की रेटिंग्स अगर सेम है, दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, अगर दोनों ट्रांसफार्मर की रेटिंग सेम है तो मोटर साइड और जनरेटर साइड, लोड साइड जनरेटर साइड की जो केवी बेस वैल्यू होती है सेम होती है। अगर मान लो दोनों ट्रांसफार्मर की रेटिंग्स अगर सेम है तो अगर जो केवी बेस जनरेटर की होगी वही मेरे पास मोटर या लोड की होगी। तो यहाँ देखो 11 केवी है, 11 केवी वो किस केस में पॉसिबल है, जब आपके पास ट्रांसफार्मर की रेटिंग सेम है। दैट इज द शॉर्ट ट्रिक, बिना कैलकुलेट करे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी अपन एंड करते हैं इसको, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे पूरा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक जितना बताया उसमें कोई डाउट है तो ओके, थैंक यू सो मच।